नमस्कार, जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून आईएमए में भव्य पासिंग आउट परेड, 525 ऑफिसर कैडेट देश सेवा के लिए पास आउट। 491 भारतीय थल सेना में बनेंगे अधिकारी। रोपवे विकास के लिए गठित संचालन समिति की बैठक, 50 प्रस्तावों में से 6 प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता। केदारनाथ और हेमकुंड साहिब परियोजना पर तेजी से काम के निर्देश। राशन कार्ड आवेदन प्रक्रिया जल्द होगी डिजिटल, डीलरों और उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या बोली, डिजिटलाइज दिलाएंगे पारदर्शिता। हरिद्वार के सलेमपुर और दादूपुर अवैध कबाड़ गोदामों पर एक्शन की तैयारी, मौके पर निरीक्षण के लिए बनाई ज्वाइंट टीम। कच्चे माल के कारखानों की भी होगी जांच। देवभूमि में कड़ाके की ठंड, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान -10 डिग्री। गंगोत्री धाम में जमने लगी नदियां, पानी की आपूर्ति बंद। तो चलिए बात कर लेते हैं खबरों पर विस्तार से। देहरादून में भारतीय सेना अकादमी में भव्य पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। ऐतिहासिक चैटवुड हॉल के ड्रिल स्क्वायर परेड का परंपरागत समारोह शुरू हुआ, जिसमें अनुशासन, पराक्रम और भारतीय सेना की गौरवशाली विरासत का जीवंत प्रदर्शन किया गया। परेड में थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी पटियाल कोच में सवार होकर पहुंचे। परेड के दौरान 525 ऑफिसर कैडेट औपचारिक रूप से भारतीय सेना और मित्र देशों की सेनाओं का हिस्सा बनेंगे। इनमें 491 कैडेट भारतीय सेना में शामिल होंगे, जबकि 34 कैडेट 14 मित्र देशों की सेनाओं को नई ऊर्जा और नेतृत्व का परिचय देंगे। तो वहीं खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़े हैं। तो श्रीनिवास जी, ये आज परेड का आयोजन किया गया, देश के लिए इसे एक ऐतिहासिक पल भी कहा जा सकता है। क्या कुछ खबर पर अपडेट है? बिल्कुल लीजा, आपको बताना चाहूंगा, भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आज 525 सैन्य अफसर पूरी दुनिया को मिले हैं। दुनिया शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं, जिसमें मित्र राष्ट्रों के तकरीबन 35 जो जेंटलमैन कैडेट हैं वो अपनी अपनी सेनाओं का प्रतिनिधित्व करेंगे और लेफ्टिनेंट की भूमिका निभाएंगे। इसके अलावा हम उत्तराखंड के संदर्भ में भी अगर बात करें या पूरे देश के संदर्भ में बात करें तो 491 सैन्य अफसर, जिनमें उत्तराखंड के भी शामिल हैं, बकायदा देश की सेना के अभिन्न अंगों का हिस्सा बनेंगे और 525 कैडेट जो हैं उन्होंने पास आउट कर लिया है। और आज जो रिविंग ऑफिसर के तौर पर भारत के थल सेना के बकायदा जनरल ने अनिल द्विवेदी ने परेड की सलामी ली है। और आपको ये भी बताना चाहूंगा कि वर्तमान में जो थल सेना अध्यक्ष है उन्होंने 1984 में आईएमए से ही पास आउट किया था। यानी ये भी एक गौरव का क्षण है कि जहां से आप पास आउट होते हैं जनरल बनने के बाद, आप थल सेना प्रमुख बनने के बाद वहीं के रिविंग ऑफिसर बन करके उस परेड की सलामी लेते हैं, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक है। यानी 41 साल के बाद उसी ऐतिहासिक मैदान पर बतौर रिविंग अफसर लौटे हैं जनरल द्विवेदी। इसके अलावा हम बात करें पीपिंग और ओथ सेरेमनी की, तो तमाम जो कैडेट हैं उनके जेंटलमैन कैडेटों के पेरेंट्स वहां पर आए थे, जो पीपिंग सेरेमनी में हिस्सा लिया। जो 34 कैडेट बकायदा मित्र राष्ट्रों के हैं, जिनमें 14 मित्र देशों की सेनाओं का हिस्सा बनेंगे। यानी 14 ऐसे मित्र देश हैं जिनके 34 कैडेटों ने भाग लिया था आईएमए से ट्रेनिंग करने के बाद, आज वो सैन्य अफसर बन चुके हैं। 66,500 से अधिक सैन्य अफसर अभी तक आईएमए ने दिया है, यानी आईएमए को इसका गौरव मिला हुआ है। और इसके अलावा हम बात करें, भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना 1 अक्टूबर 1932 को हुई थी। अकादमी के पहले बैच में 40 कैडेट पास आउट हुए थे, जो कि पिछले 9 दशक से अकादमी ने अपनी प्रशिक्षण की क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया है, जो उत्तराखंड की पूरी एक
सैन्य पराक्रम की बात करते हैं तो उसमें आईएमए का नाम आता है, क्योंकि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आईएमए स्थित है। तो जब यहाँ से पास आउट होते हैं, और उत्तराखंड खुद भी सैन्य बहुल क्षेत्र है, यहाँ से हर घर से एक व्यक्ति फौज में जरूर होता है, तो इसी की प्रकाशता यहाँ पर होती है। और खास तौर पर अनुशासन के रूप में आईएमए जाना जाता है। आईएमए की पासिंग आउट परेड के चलते आज पूरे शहर की बात करें, जो चक्राता, विकासनगर, प्रेमनगर, देहरादून, घंटाघर का मार्ग है, उसको 12 बजे तक के लिए जीरो जोन किया हुआ है। यानी वर्तमान समय में भी वो जीरो जोन है, ताकि किसी तरीके की कोई व्यवस्था वहां पर पेरेंट्स को ना हो। जेंटलमैन कैडेट्स क्योंकि पास आउट हुए हैं, पिविंग सेरेमनी चल रही है, तो इस तरीके से पूरी सुरक्षा व्यवस्था वहां पर की गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया श्रीनिवास, तमाम जानकारी दर्शकों के साथ साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। My heart swells with pride, having witnessed your pristine bearing, impressive turnout, and admirable drink during the passing out parade of autumn term 2025. I congratulate each one of you on successful completion of the training and wish you all the very best for the future. The profession of arms is not merely a profession, it's a calling. A calling that demands sacrifice of your own comfort and well-being, and if necessary, even your life for the nation. Indian Military Academy has an incomparable reputation of producing capable professional officers, visionary leaders, and gallant heroes who have proven their battles time and again. तो चलिए बात कर लेते हैं देहरादून की। तो मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में प्रदेश में रोपवे विकास के लिए गठित संचालन समिति का आयोजन हुआ। आपको बता दें कि संचालन समिति आयोजित हुई और बैठक के दौरान प्रदेश में रोपवे निर्माण को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्य सचिव ने कहा कि रोपवे विकास समिति की प्रथम बोर्ड बैठक इस माह के अंत तक अनिवार्य रूप से आयोजित कर ली जाए। उन्होंने कहा कि समिति के लिए सचिव पर्यटन सदस्य सचिव होंगे और उन्होंने NHLML को SPV का CEO एक सप्ताह के भीतर नियुक्त किए जाने के निर्देश दिए, ताकि दिसंबर माह के अंत तक प्रथम बोर्ड बैठक आयोजित की जा सके। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में बनने वाले सभी रोपवे प्रस्तावों को इस समिति से स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा, ताकि अलग अलग एजेंसियों द्वारा तैयार किए जा रहे प्रोजेक्ट्स में डुप्लीकेसी ना हो। प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या रुद्रपुर पहुंची, जहां उन्होंने रुद्रपुर में मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में राज्य स्तरीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2025 का औपचारिक उद्घाटन किया। प्रतियोगिता में प्रदेश के सभी जनपदों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। मुख्य अतिथि खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि एक जमाने में प्रदेश में खेल सुविधाओं की समस्या थी, लेकिन अब बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि अब खिलाड़ियों को साधने की चिंता नहीं है, खिलाड़ियों को अब साधनों की किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होगी। तमाम साधन सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को साधनों की अब चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, तो वहीं अपने मन को साधने की जरूरत है जिससे वे बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकें। तो वहीं खेल मंत्री ने कहा कि सरकार खिलाड़ियों के करियर के लिए पूरी तरह से तैयार है और राज्य के लिए मेडल जीतने पर, आउट ऑफ निकालने पर, नौकरी भी वह अन्य सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण का प्रावधान पहले ही कर दिया गया है। निश्चित रूप से ये लगातार 4 दिन चलने वाला एक कॉम्पिटिशन है। मैं समझती हूँ कि इस प्रकार की प्रतियोगिता से स्वाभाविक रूप से नेशनल चैंपियनशिप के लिए जाने में एक प्रैक्टिस मैच भी हो जाता है और उसका चयन भी हो जाता है। इस प्रकार से एक ऊर्जा भी बनी रहती है, स्फूर्ति भी बनी रहती है। और आप जिस परिसर में अब यहाँ पर खड़े हैं और ये जो हॉल है शिवालिक हॉल है और इसमें नेशनल गेम वॉलीबॉल का हो चुका है। मैं समझती हूँ कि हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने नेशनल गेम के दौरान में डेवलप करे वे लगातार किसी न किसी कंपटीशन के माध्यम से यूटिलाइज हो रहे हैं, जो अपने आप में बड़ा सुखद अनुभव कराता है। और इस प्रकार की प्रतियोगिताओं से मैं यही मानती हूँ कि हमारे बच्चे अच्छे आगे चल के खिलाड़ी बनकर आएंगे और अपने राज्य का नाम रोशन करेंगे।
रुद्रपुर में प्रदेश में आने वाले वर्ष 2026 से राशन कार्ड के आवेदन की प्रक्रिया डिजिटल होने जा रही है। प्रदेश की खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों की मंत्री रेखा आर्या ने ये बात अपने रुद्रपुर प्रवास के दौरान कही। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश में कई बार ये शिकायत है सामने आ रही है कि प्रदेश के राशन कार्ड धारकों के राशन कार्ड समय पर नहीं बन पा रहे हैं अथवा पात्र व्यक्तियों के अभी राशन कार्ड नहीं बन पा रहे हैं। इसलिए सरकार इस प्रयास में है कि आने वाले वर्ष 2026 में आवेदन की सारी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाए। वहीं उन्होंने कहा कि राशन डीलरों के द्वारा भी समय समय पर शिकायतें आती रही हैं जो उनका भुगतान समय पर नहीं हो पा रहा है, उसके लिए भी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। दोनों ही मामलों में विभागों को ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हम यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले वर्ष 2026 में दोनों ही प्रक्रियाओं को ऑनलाइन डिजिटलाइज करके पारदर्शिता लाएंगे। राशन डीलर हैं जो राशन वितरण करते हैं उनके भुगतान का विषय भी है, जिसको लेके बार बार उनके द्वारा भी इस प्रकार की बात आती है कि हमें समय पर भुगतान नहीं होता। तो उसके लिए भी ऑनलाइन आवेदन जो है भुगतान करने की प्रक्रिया को बनाया जाए, डेवलप किया जाए। ये दोनों ही प्रक्रिया चाहे वो भुगतान की हो या राशन कार्ड बनाने की हो, उसको ऑनलाइन यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म में लेके आने के निर्देश दिए हैं। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि 2026 में हम इन दोनों प्रक्रियाओं को ऑनलाइन लाते हुए पूरी पारदर्शी व्यवस्था बनाएंगे ताकि हमारे लाभार्थी को भी समस्या ना हो और हमारे डीलर को भी समस्या ना हो। हरिद्वार जिले के सलेमपुर और दादूपुर क्षेत्र में अवैध तरीके से संचालित हो रहे कबाड़ के गोदामों और कच्चे माल के कारखानों को लेकर प्रशासन अब सख्त हो गया है। उप जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि पूरे प्रकरण की जांच के लिए HRDA, जिला प्रशासन, दमकल विभाग और अन्य संबंधित अधिकारियों की एक ज्वाइंट टीम बनाई जा रही है जो संयुक्त रूप से मौके का निरीक्षण करेगी। टीम ये जांचेगी कि किन मानकों का उल्लंघन कर ये गोदाम आबादी के बीच चल रहे हैं और उसके बाद तय नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें हम लोग एक ज्वाइंट टीम बना रहे हैं जिसमें HRDA और कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट के लोग भी होंगे और इसमें संयुक्त रूप से एक बार जांच कर लेते हैं कि वास्तव में इनके पास क्या मानक है, किन मानकों के अनुसार इन लोगों ने लाइसेंस लिए हुए हैं और कैसे यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। इसकी जांच करवा ली जाएगी और अगर मानक सही नहीं होंगे तो उस पर फिर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसमें फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट को भी हम इन्वॉल्व करेंगे और उनके अनुसार भी देखेंगे कि ये मानक पे सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो FSO को भी इसमें टीम में शामिल करेंगे। ये तथ्य जो है चेक कराने के बाद ही पता चलेगा और इसमें हमने लेटर जारी कर रहे हैं ताकि सारे उस क्षेत्र के जो भी इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं उनको चेक करवाया जाए, उनकी सूची तैयार करवाई जाए, जिनके खिलाफ जिन पे NOC नहीं हो और उचित अग्निशमन व्यवस्था नहीं हो तो उनकी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने ऋषिकेश के भानियावाला के बीच शिवालिक हाथी कॉरिडोर में सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रही 4,370 पेड़ों के प्रस्तावित कटान के मामले में स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के लिए कहा गया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि 700 पेड़ों के ट्रांसप्लांट में कितना बजट खर्च हुआ है, इसकी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जाए। मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी। अदालत ने सचिव लोक निर्माण विभाग को रिकॉर्ड के साथ कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए भी कहा है। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र न्यायमूर्ति आलोक मेहरा के खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट उच्च न्यायालय ने बागेश्वर जिले के गांव में अवैध खड़िया खनन से मकान और जमीनों में आई दरारों के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान जिला खनन अधिकारी स्वयं कोर्ट में पेश हुए। बता दें कि नवीन कुमार माइंस के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है क्योंकि उसने कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए खनन कार्य किया। इस पर कोर्ट ने जिला खनन अधिकारी को निर्देश दिए कि कोर्ट की रोक के बाद भी जिन खनन कारोबारियों ने खनन जारी रखा है उनके खिलाफ FIR की प्रति कोर्ट में पेश करें। मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देशों के बाद पूरे प्रदेश में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान तेज है, लेकिन हरिद्वार के
भादराबाद क्षेत्र में आज ये कार्रवाई विवादों में घिर गई। यूपी सिंचाई विभाग की भूमि पर अवैध कब्जे हटाने पहुंचे बुलडोजर को स्थानीय लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। लोग बुलडोजर के आगे धरने पर बैठ गए, जिससे माहौल गर्मा हो गया। तो वहीं सिंचाई विभाग के डीआरओ मुनीश शर्मा और स्थानीय लोगों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। मौके पर पहुंचे कांग्रेस नेता संजय दादा राम चौहान और नीरज प्रधान के हस्तक्षेप से मामला और तूल पकड़ गया। स्थिति बिगड़ती देख भादराबाद थाना प्रभारी अंकुर शर्मा ने पहुंचकर मामला शांत कराया, जिसके बाद भारी विरोध के चलते बुलडोजर को वापस लौटना पड़ा। जो गंदगी है उसको सफाई कराया जाना मेन रूप से। तो उसमें झुग्गी झोपड़ी है, ये आपने देखा हो कितना ज़्यादा अतिक्रमण है। ये सारा ट्रैफिक आपके सामने जाम है, आप देख रहे होंगे। ये इसी कारण से, इसलिए हम लोग जो था 2 दिन पहले इनको वो कराया था, एडवर्टाइजमेंट कराया था, यहाँ पे मुनादी कराई गई थी कि आप लोग हटा लें। आज हम हटाने के लिए हमने इस संबंध में प्रशासन से बात की, तो प्रशासन ने कहा ठीक है आप डेट दे दीजिए। तो आज हटाने के लिए आए, तो कुछ लोग यहाँ पे विरोध कर रहे हैं। अब प्रशासन से जो है आगे की बात करके तब उसके बाद कार्रवाई की। मेरा कहना यही है, अगर यहाँ सौंदर्यीकरण हो रहा, ये गरीब लोग हैं बेचारे जो अपना दबले कुचले समाज के लोग हैं, इनको तो हटाया जा रहा है। मैं भाजपा सरकार से और धामी जी से भी पूछना चाहता हूँ और मोदी जी से भी पूछना चाहता हूँ, सबका साथ सबका विकास का आप नारा देते हैं और इनकी क्या दुर्दिशा हो रही है लोगों की, ये आपसे छुपा हुआ नहीं है, सब आप देख लीजिए। जबकि 70% रोड ये दबला कुचला समाज ही करता है और जो बड़े लोग हैं जिनकी पक्की दुकानें बनी है उनको तो घर से बाहर निकलने का टाइम भी नहीं लगता वोट डालने का, और इन्हीं के ऊपर कभी डोजर चला जा रहा, कभी कुछ चला जा रहा। रुड़की के घोसीपुरा में स्वराज सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश जोशी ने देश से भ्रष्टाचार खत्म करने की जोरदार अपील की है। नारसन ब्लॉक के गांव घोसीपुरा में हाकम अली द्वारा आयोजित कार्यक्रम में स्वराज सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश जोशी पहुंचे और इस कार्यक्रम में सैकड़ों ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। मंच से संबोधित करते हुए रमेश जोशी ने कहा कि देश से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए सिर्फ सरकार नहीं बल्कि आम जनता को भी आगे आना होगा। कार्यक्रम के दौरान रमेश जोशी ने उत्तराखंड के प्रशासनिक अधिकारियों, विधायकों और सांसदों पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश की मौजूदा खराब स्थिति के लिए यही लोग जिम्मेदार हैं और जनता को अपने अधिकारों के लिए इन्हीं से संघर्ष करना होगा। जनता का बहुत आशीर्वाद, सहयोग और प्यार मिल रहा है। आज हमारे हाकम प्रधान जी और हमारे आदिल दिलशाद भाई के नेतृत्व में एक यहाँ पर सभा हुई है। इस सभा में तमाम जो पिछले क्षेत्र के काम हुए या तमाम और लोगों की भी जो समस्या है उसको अवगत कराया गया। आज जो प्रदेश में विकास होना चाहिए, जो आज क्षेत्र का विकास होना चाहिए, विकास कहीं नहीं है। आज तमाम यहाँ पर जो नेतागण है, विधायकगण है या तमाम और लोग हैं, वो एक दूसरे भाई भाई को लड़ाने का काम कर रहे हैं। आपसी सौहार्द जो है उसे खत्म करने का काम कर रहे हैं। लोग शिक्षित होंगे तो इनसे सवाल जवाब करेंगे, इसलिए लोगों को शिक्षित नहीं होने देना चाह रहे हैं तमाम जो नेतागण हैं। कांग्रेस की चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने हरिद्वार पहुंचकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। हरक सिंह रावत ने कहा कि इस बार कांग्रेस की सरकार वापस लाने की गंगा हरिद्वार से बहेगी। उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस सिर्फ मुद्दों तक सीमित रहकर बूथ लेवल तक मैनेजमेंट को मजबूत करेगी, बूथ लेवल तक मैनेजमेंट को मजबूत किया जाएगा। तो वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं हर बूथ पर मौजूद सभी वोटरों से संपर्क करेंगे। हरक सिंह रावत ने कहा कि अगर कांग्रेस हरिद्वार सीट जीती है तो प्रदेश में 50 से ज्यादा सीटें कांग्रेस जीतेगी। शुक्रवार को हरक सिंह रावत 14 दिसंबर को दिल्ली के लाल किले पर होने जा रहे कांग्रेस की रैली की तैयारी को लेकर चर्चा करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि हरिद्वार जिले की 11 विधानसभाओं से करीब 6000 लोग इस रैली में शामिल होंगे। इस बार हमारी सबसे ज्यादा ध्यान हम पोलिंग बूथ पर देंगे कि पोलिंग बूथ पर कांग्रेस का कार्यकर्ता केवल पोलिंग बूथ के दिन नहीं, आज से ध्यान देने लगेगा। मैंने इनसे अनुरोध किया है कि भाई हम टारगेट करें देरा खास में क्या हो रहा है, ग्रामीण में क्या हो रहा है, ये मत चिंता करो। आप रुड़की में क्या हो रहा है ये चिंता मत करो, आप केवल हरिद्वार की चिंता करो। अगर हम हरिद्वार सीट जीत गए हम 50 से अधिक सीटें उत्तराखंड में जीतेंगे,
ये और मैंने कहा है कि गंगा भले गंगोत्री से निकली, यमुनोत्री से निकली, लेकिन हमारी लोकतंत्र की गंगा, बचाने की गंगा, उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार को लाने की गंगा हमारे हरिद्वार से बहनी चाहिए। जन उत्तराखंड बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।